हर गंगे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन महाकुंभ क्षेत्र से। एक बार फिर मैं और दीपिका हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताने के लिए। मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हमारे श्रद्धालु जो अलग अलग राज्य से देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और यहीं से देश दुनिया की कुछ खबर आप तक पहुँचा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह रुद्राक्ष से तैयार किए गए ये शिवलिंग है। अस्ति रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, तीर्थराज प्रयाग की सदा ही जय। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए देश भर में श्रद्धालु अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं भगवान शिव के विराजमान हैं। लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में इस बार अद्भुत अलौकिक दिव्य तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऐसी एक जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां जरा सोचिए कि 5,51,00,000 रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, और ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, आपको ये 12 शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो रुद्राक्ष से बने हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ रुद्राक्ष से ही इन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। रुद्राक्ष से बनाए गए ये 12 शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक है। यहाँ हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है, जिनके चारों ओर रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। इन्हें बनाने में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया। इन प्रतीकात्मक 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। श्रद्धालुओं के लिए जो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आ रहे हैं, खासतौर पर ये 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बने हुए, श्रद्धा का स्थान बने हुए, जिनके दर्शन के लिए, पूजन के लिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं। और जरा देखिए कितने खूबसूरत ये जो ज्योतिर्लिंग और बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग, क्योंकि 5,51,00,000 कुल रुद्राक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके जरिए ये ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव के वो तैयार किए गए हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, जहां पर भी नजर आपकी जा रही है बड़े बड़े शिवलिंग रुद्राक्ष से बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और रुद्राक्ष भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। यहाँ भौतिक सुखों के लिए उसे धारण करने की परंपरा भी है। भक्त रुद्राक्ष को गले में धारण भी करते हैं, और भगवान शिव का ही स्वरूप रुद्राक्ष को माना जाता है, और इसलिए रुद्राक्ष से ही ज्योतिर्लिंग का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये मौनी बाबा का आश्रम है जो प्रयागराज में सेक्टर 6 में है, और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और कुल 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ रुद्राक्ष से बनाए गए हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर हैं देश के, वो यहाँ एक जगह ही बनाए गए हैं ताकि भक्तों को दर्शन का और पुण्य का लाभ मिल सके। इस अद्भुत परम पवित्र शिवलोक के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रोजाना यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इन्हें तैयार करने का संकल्प था मौनी बाबा का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संकल्प को पूरा करने में लगा दिया। भगवान भक्त जनाश्रम से प्रार्थना मैंने किया कि हे कृपा निधान, आप कृपा कर दीजिए, संपूर्ण विश्व के लोग 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर नहीं सकते। अगर आप कृपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाए। फिर मैं 47 वर्षों से इसके प्रयास में रहा। 47 वर्ष मेरी साधना का 47 वर्ष, आश्चर्य होगा आपको। 47 साल से मन में ये बात थी कि महाराज कभी ज्योतिर्लिंग, लेकिन ज्योतिर्लिंग बनेगी कैसे? सोने की बन नहीं सकती, चांदी की बन नहीं सकती, मिट्टी की बन नहीं सकती। परेशान तब कि ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बन सकती है, ज्योतिर्लिंग नहीं बन सकती। ढूंढते 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 शास्त्रों में प्रवेश करते करते जब मैं शिवपुराण का चिंतन करना शुरू किया तो शिवपुराण में लगा कि रुद्राक्ष भगवान शिव की आंख से प्रकट हुआ है। बस मन में हो गया जो स्वयं से प्रकट है वही ज्योतिर्लिंग बना सकता है। रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष। मान्यता है कि भगवान शिव की आंखों के निकले अश्रु से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये शिव का वरदान है जिसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दावा किया जा रहा है कि अब तक हुए सभी कुंभ मेलों में पहली बार रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। एक ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है भगवान महाकाल की, यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है और 6 ज्योतिर्लिंग उत्तर मुखी है। अब 6 क्यों दक्षिण मुखी है? क्योंकि मेरे 6 बड़े संकल्प है जो बाबा पूरा कर सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र, 1 आतंकवाद विनाश, 2 बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा, 3 बेटियों की सुरक्षा और गंगा जल प्रवाह, 4 देश में महामारी का विनाश और भारत की रक्षा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और भारतीय सेना की सुरक्षा और शौर्य। ये मेरे 7 बड़े संकल्प थे। इनको पूरा करने के लिए मुझे बाबा को लाना पड़ा। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए महाशिवरात्रि तक यहाँ 1.25 करोड़ दीपक जलाने और 1.25 करोड़ आहुतियों को डालने का लक्ष्य भी रखा गया।
आपका बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सैफ अली खान से हमले से जुड़ी हुई, जहां सैफ के 4 जो मेल नौकर हैं उन पर अब पुलिस का शक गहरा गया है। जहां पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ करने वाली। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ 11वें फ्लोर पर जो चारों उनके नौकर हैं वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वहीं इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू के तीसरे हिस्से को भी बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांद्रा के तालाब से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल ने हमले के बाद चाकू का एक टुकड़ा बांद्रा के लेक के पास एक ट्रेंच में फेंक दिया था। और अब जानकारी मिल रही है कि हमले के बाद जो 11th फ्लोर था वहां जो चारों मेल नौकर मौजूद थे उन पर शक गहरा गया है। पुलिस का पूछताछ के बाद बातें सामने आएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। तो मेले की खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हमले वाली रात की जो पूरी पिक्चर है कि आखिर हुआ क्या, वजह क्या रही, कौन सच बोल रहा है, झूठ क्या है, ये सब कुछ अभी तक साफ नहीं हो पाया। और इसीलिए देखिए हाई लेवल जांच जारी है। सवाल कई सारे इस केस को लेकर उठ रहे हैं जिनके जवाब ना तो पब्लिक के पास है ना ही पुलिस के पास। क्या है हमले की मिस्ट्री, इस अनटोल्ड स्टोरी के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई का सबसे पॉश इलाका, बिल्डिंग में कई गार्ड्स, 12वीं मंजिल पर घर, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ और न सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि सैफ अली खान जैसे फिट इंसान को गंभीर चोटें देकर मौके से फरार हो गया। ये पूरा घटनाक्रम कोई रियल लाइफ स्टोरी कम और किसी पिक्चर की कहानी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अब तक लोगों ने जेम्स बॉन्ड को ही पाइप के सहारे 2-2 मंजिल पर चढ़ते हुए देखा है। ये बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आखिर कैसे एक अकेला चोर इतनी पॉश सोसाइटी में दाखिल हुआ, कैसे इतने बड़े हमले को अकेले अंजाम दिया और कैसे सैफ पर अटैक करने के बाद वो बेहद ही आसानी से फरार भी हो गया। पुलिस लगातार आरोपी को घटनाक्रम वाली जगहों पर ले जाकर पूछताछ कर रही है, हमले वाली रात का रिक्रिएशन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक महज एक मिस्ट्री है। इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर 7 बड़े सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सैफ अली खान के घर पर क्या कोई सामान चोरी हुआ? सवाल नंबर 2, आरोपी कैसे अकेले वारदात को अंजाम देकर निकल गया? सवाल नंबर 3, भागते वक्त हमलावर कैसे सभी की नजरों से बचकर फरार हो गया? सवाल नंबर 4, बांग्लादेश से आया ये आरोपी मुंबई कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 5, बांग्लादेशी घुसपैठिए को कैसे मिला भारतीय सिम कार्ड? सवाल नंबर 6, बिना डॉक्यूमेंट के मुंबई में हमलावर को काम कैसे मिला? सवाल नंबर 7, हमले के वक्त सैफ के पुरुष नौकरों ने क्यों नहीं किया बीच बचाव? सैफ पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सुई अब हमलावर के साथ साथ सैफ के घर में काम करने वाले 4 पुरुष नौकर रमेश, हरी, रामू और पासवान पर भी घूम गई है, क्योंकि हमले के वक्त 11वीं मंजिल पर थे ये चारों नौकर। नैनी की चीखें सुनकर सैफ अगर नीचे आए तो नौकर क्यों नहीं आए? हमलावर का सामना सिर्फ महिला स्टाफ और सैफ ने क्यों किया? सैफ के घर में 15 मिनट से ज्यादा चलता रहा शोर शराबा। नैनी लीमा ने ही चारों पुरुष नौकरों को नींद से जगाया। क्या चारों पुरुष नौकर वाकई में गहरी नींद में थे या गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहे थे? दरअसल इन सवालों के सही जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुद मुंबई पुलिस को सैफ के घर में काम करने वाले इन 4 नौकरों की भूमिका पर संदेह है। और ये संदेह इसलिए भी ज्यादा गहरा हो गया क्योंकि जब भी पुलिस अधिकारी चारों में से किसी भी नौकर से इन सवालों पर पूछताछ करते हैं तो ये लोग सीधा सीधा जवाब न देकर पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं, टाल मटोल वाले जवाब देते हैं। हालांकि अब इस मामले में पुलिस का अगला एक्शन क्या इन सभी की गिरफ्तारी होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त और हमलावर का अगला बयान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और सैफ
अली खान पर जो हमला हुआ उनके घर के अंदर, उसे लेकर हर रोज नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, रोजाना नई थ्योरीज पर लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सैफ की 5 दिन के अंदर स्पीडी रिकवरी हुई है, उसको लेकर के भी अब कई तरीके के सवाल हो रहे हैं। नेताओं के लिए चर्चा का विषय ये बन चुका है। कोई कह रहा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर को सामने आना चाहिए दुनिया की और सच बताना चाहिए कि हुआ क्या, और दूसरी तरफ पुलिस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग। हमले के 5 दिन बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने छुट्टी दी, जो न सिर्फ सैफ के परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात थी। पर सैफ अली खान जिस तरह से अस्पताल से बाहर निकले और अपने घर पहुंचे, उसे देखकर जहां कुछ लोगों ने उनके जज्बे को सराहा और हिम्मत की दाद दी, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी कंडीशन पर सवाल खड़े किए। लोगों के सवाल है कि आखिर सैफ अली खान 6 गहरे घाव और कई बड़ी सर्जरी होने के बाद अस्पताल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गए। इन 6 घाव में से तो 2 इतने ज्यादा गहरे थे कि सर्जरी करनी पड़ी। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का चाकू का निशान था, पीठ में रीढ़ की हड्डी पर गहरा घाव था, 2.5 से 3 इंच लंबा चाकू का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी से निकाला गया। असल में सैफ जब अस्पताल से बाहर निकले तो वो जिस अंदाज में थे वो लोगों के लिए काफी शॉकिंग था। सैफ एकदम फिट नजर आ रहे थे और सैफ के इन्हीं वीडियोस को देखकर हमले पर एक बार फिर नई नई बातें होने लगी। कल्की धाम के पीठाधीश्वर और एक समय में कांग्रेस के नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सैफ के केस की तुलना आरुषि हत्याकांड से कर दी। आचार्य ने एक्स पर लिखा, सैफ अली खान पर हमला आरुषि मर्डर मिस्ट्री की तरह है। सच को सामने लाना मुंबई पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा है। इस केस को लेकर महाराष्ट्र के चर्चित नेता संजय निरुपम ने भी कई सवाल उठाए हैं। वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है, तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? संजय निरुपम ने जहां सैफ की रिकवरी को लेकर प्रश्न किए, तो वहीं AIMIM के नेता वारिस पठान ने सैफ की रिकवरी और सर्जरी पर मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मगर लोगों के दिमाग में काफी सारी बातें आ रही है ना, कि लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वारिस भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है, किस तो है राज जिसकी पर्दादारी हो रही है, क्यों पुलिस बता नहीं रही कि क्या एक्चुअली, क्योंकि इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है। सैफ की रिकवरी को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि सैफ अली खान पर हमला पहले दिन से आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस केस में हर दिन नई थ्योरी आती है, हर दिन नया खुलासा होता है, जिसकी वजह से अभी तक हमले वाली रात की पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ और जैसे ही सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उससे पहले उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की जो लेकर के उन्हें अस्पताल पहुंचा था हमले वाली रात। और न सिर्फ सैफ बल्कि उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बेटी सारा अली खान ने भी उस ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की, उन्हें थैंक यू बोला, और हमने भी उस ऑटो ड्राइवर से बात की है, सुनिए आप भी। ये उन्होंने वही धन्यवाद के लिए बुलाया था, बहुत बहुत धन्यवाद बोले। इनके जितने भी परिवार के थे सब ने ऐसे हाथ जोड़ के ये कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किए, जिसने जो गले भी लगाया। हाँ जी, हाँ ऐसा गले भी मिले, सब थैंक यू, क्या शाबाशी भी दिया। बोले कौन कौन था वहाँ पर? जो उस टाइम तो मम्मी बोले कि ये मम्मी है मेरी, शर्मिला टैगोर। हाँ जी, हाँ जी, और सैफ अली खान थे बाकी, और उनकी लड़की भी थी सागा अली खान। मैंने सुना तस्वीर जो है आपकी सागा अली खान ने खींची शायद। जी हाँ, ये तो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि स्टार की मैंने थोड़ी हेल्प करी थी, थोड़ी जो कि ना समझ के भी, जैसे भी अब इतना बड़ा स्टार होगा, ये मैं कभी नहीं सोचा जिंदगी में ऐसा कोई स्टार मुझे मिलेगा जो मेरी गाड़ी रिक्शे में बैठेगा। जो भी बैठता है तो अच्छा ही लगता है।
आपने महज 8 मिनट में उनको हाँ। पहुंचाया था उस दिन, तो आज धन्यवाद किसने किसे कहा उन्होंने? ये सभी ने कहा, परिवार वालों ने सभी ने कहा, जो शख्स थे उनके जो भी थे, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जो अपने कमरे में थे ना, तो उन्होंने सभी ने धन्यवाद किया। बड़ा प्राउड फील हुआ होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद इतना कि मुझे आज तक इतना कोई सम्मान नहीं मिला जितना वो मुझे सम्मान दिए। और भले ही इस महाकुंभ के मेले में हम मौजूद हैं, यहाँ के रंग, तस्वीर, हर चीज, जो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है, वो सब कुछ तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, दिन भर बता ही रहे हैं। लेकिन खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आपको बताते हैं, यहाँ पर पुलिस वालों ने बर्थडे पार्टी में हुड़दंग मचाने वाले, दबंगई करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। और पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तो सोचिए इन लोगों की हिम्मत कि इन्होंने पुलिस के ऊपर ही पिस्टल तान ली। फिर वहाँ पर हालात क्या बने, देखिए रिपोर्ट में। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस नजर आ रही है। बीच सड़क कुछ शख्स कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं। पुलिस जिन्हें दंड दे रही है वो 7 लोग हैं जिनके सिर भी मुंडे हुए हैं, जबकि देखने से ही पता चल रहा है कि इनकी जमकर मरम्मत की गई है। तभी ये सभी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं, साथ ही सभी हाथ जोड़े माफ कर देने की भीख मांग रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई हैं, जहां पुलिस ने हुड़दंगई कर रहे लोगों को जब हिरासत में लिया तो सभी आरोपी थर-थर कांप उठे और प्रशासन के सामने इनकी एक भी न चली। पुलिस ने पहले तो इन्हें कान पकड़कर उठक बैठक कराई, फिर ढोल नगाड़ों के साथ इनकी उसी इलाके में बारात निकाली जहां इन दबंगों ने हुड़दंगई की थी। पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर में 2 दिन पहले ये सभी दबंग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां इन्होंने जमकर हुड़दंगई की। हुड़दंगई भी ऐसी कि आसपास के लोग परेशान हो उठे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी इन सभी ने बदसलूकी की। फिर क्या था, पुलिस ने एक्शन लिया और इनकी गुंडागर्दी रहम की भीख में बदल गई। 2 दिन पूर्व थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में ये शुभम दांगी और इसके कुछ साथी जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे और काफी उड़दंग कर रहे थे, जिससे आम जनता भी परेशान हो रही थी। जिसकी सूचना जब थाने पर मिली तो वहां पर बीट पहुंची थी पुलिस की। बीट के साथ भी इन्होंने काफी दुर्व्यवहार किया, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बीट जवानों के साथ मारपीट धक्का मुक्की की घटना घटित की। इन लोगों के पास कुछ अवैध हथियार भी थे। इन लोगों को हमने फिर चिन्हित कर इनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से दबंगों को नसीहत दी गई कि अगर ऐसा करने की भी कोशिश की तो खैर नहीं, क्योंकि प्रशासन जनता की सेवा में सदैव तत्पर है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं। तो लोग यहाँ तो डुबकी लगा ही रहे हैं और परिवार के लोगों के लिए गंगा जल ले जा रहे हैं, जिनके लिए यहाँ बकायदा जो गंगा जल लेने के लिए गैलन्स हैं वो बिक रहे हैं हर साइज में, ताकि लोग गंगा जल ले जा सकें। और आपको खबर गुजरात के वडोदरा से बताते हैं, वायुसेना ने यहाँ पर एयर शो किया है। जी हाँ, एयर शो के दौरान जिस तरीके से आसमान में तिरंगा फहराया गया, उसको देख करके जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे मंत्रमुग्ध हो गए। आपको भी दिखाते हैं। शौर्य और पराक्रम का खूबसूरत नजारा, विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज रहा है। ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वो तस्वीरें हैं जिसे देख दुश्मन का दिल दहल जाता है। गुजरात के वडोदरा में ऐसा नजारा 19 साल बाद देखने को मिला, जहां भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने आसमान में तिरंगा फहराया, तिरंगे की शान को और ऊंचा उठाया। वडोदरा में भारतीय वायुसेना के 9 विमानों ने ये अद्भुत करतब दिखाया, जहां एरोबैटिक टीम के इस पराक्रम को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये एयर शो वडोदरा के दर्जेपुरा वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना के जवानों की स्कैट टीम शामिल हुई। स्कैट टीम की स्थापना 1996 में हुई थी और तब से ये सफर जारी है।